नाइन्थ क्लास आज हम डिस्कस करेंगे नॉन ऑर्गेनेलिज में थर्ड कंपोनेंट जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म कहते किसको है? सबसे पहले एक नॉर्मल सेल, उसमें हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया। न्यूक्लियस को जो मेम्ब्रेन घेरे हुए होती है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक हो गया बच्चों? अब होता क्या है कि सेल के गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान का जितना भी हिस्सा होता है ना, इस हिस्से को आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में पाया जाने वाला सारा इलाका साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म बेसिकली कंसिस्ट ऑफ वाटर। इस पानी में पहले नंबर पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स वगैरह हो गए। इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ इनऑर्गेनिक साल्ट्स की मिकदार भी होती है। अब आप ऑब्जर्व करें कि पानी के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हैं और इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी हैं। इनकी प्रेजेंस की वजह से वो जो साइटोप्लाज्म है वो जेल की तरह भी हो जाता है, ठीक है, और सॉल्यूशन की तरह का भी हो जाता है। जब हम साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं तो इस जेल और सॉल्यूशन की वजह से साइटोप्लाज्म सेमी विस्कस यानी नीम गाढ़ा और सेमी ट्रांसपेरेंट नीम शफाफ बन जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है बच्चों? अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म की, तो आप ऑब्जर्व करें कि सबसे पहला फंक्शन साइटोप्लाज्म का ये होता है कि केमिकल रिएक्शंस जो सेल में होते हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में प्लेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइटोप्लाज्म प्रोवाइड रेजिडेंस फॉर ऑर्गेनेलिज। एक सेल को बनाने वाली जो ऑर्गेनेलिज है उन्होंने अपना अपना काम करना होता है। उन तमाम ऑर्गेनेलिज को रहने के लिए जो जगह प्रोवाइड होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। यही वजह है कि साइटोप्लाज्म उस ऑर्गेनेलिज को इस तरह से इन्वॉल्व करता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को रिजल्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लाइकोलाइसिस, फिर रेस्पिरेशन के जैसे मैकेनिज्म है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस कहाँ पर डील हो रहे हैं? हमारे साइटोप्लाज्म में डील हो रहे हैं। साइटोप्लाज्म बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग एरिया भी होता है सेल का, जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, क्योंकि ये मिडल एरिया और ये सारे पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में हेल्प करता है। बच्चों, लास्ट जो फोर्थ कंपोनेंट है हमारे पास दैट इज साइटोस्केलेटन। ये चौथी नॉन ऑर्गेनेली है। साइटोस्केलेटन बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहले नंबर पर माइक्रोट्यूब्यूल्स और दूसरे नंबर पर माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक। अच्छा, अब होता क्या कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये बेसिकली एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, उससे मिलकर बनती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो शेप है वो बड़ी डेफिनेट होती है, ये हार्ड होती है। यही वजह है कि ये डेफिनेट शेप होने की वजह से हमारे सेल की शक्ल को मेंटेन करती है, बरकरार रखती है। क्योंकि ये हार्ड है, ये स्पेसिफिक इन शेप है, तो इट एक्चुअली प्रोवाइड द स्पेसिफिक शेप ऑफ द सेल। अदरवाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स का दूसरा क्या काम होता है कि ये सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं जिन्हें सीलिया और फ्लैजेला बोलते हैं। बच्चों, ये बेसिकली वो स्ट्रक्चर्स हैं जो मुख्तलिफ तरह के जानदार अपनी लोकोमोशन में यूज करते हैं, मूवमेंट में यूज करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम फोकस करें तो माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं। ये भी एक प्रोटीन है जिसका नाम एक्टिन प्रोटीन है, उससे मिलकर बनते हैं। अब ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये एक तो थिन होते हैं, दूसरा फ्लेक्सिबल होते हैं, पतले होते हैं, लचकदार होते हैं। अच्छा, इनकी इस शक्ल की वजह से ना
ये सेल की जो शेप है उसको तब्दील करते रहते हैं, क्योंकि ये पतले हैं, फिर ये लचकदार है, तो फ्लूइड जब मूव करता है तो ये सेल की शेप में चेंज काज करते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये 2 नॉन ऑर्गेनेलीज आती हैं 1 बाय 1। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो होंगी जी प्रॉपर ऑर्गेनेलीज की।